500 रुपया का ये नोट है, तो ये क्या होगा? एक टोकन मनी होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ। वैधानिक मुद्रा, विश्वास मुद्रा, विश्वास पर आधारित मुद्रा, उसका क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पूर्णकाय मुद्रा। उसके बाद सांकेतिक, सांकेतिक मुद्रा के बाद क्या? वैधानिक, विश्वास, पूर्णकाय, सांकेतिक। इसके बाद क्या फिएट हुआ ना? नहीं हुआ? कहाँ हुआ जी? विश्वास आधारित अलग है, फिएट अलग है। हम अरे वही सब है, मतलब प्रकार पूछ रहा हूँ। फिएट हुआ और उसके बाद कौन सा था फिर? वैकल्पिक, हाँ। वैकल्पिक। और एक होगा हॉट मनी, होगा एक हॉट मनी, और उसके बाद एक होगा आपका नियर मनी। इसमें वैधानिक मुद्रा हुआ है जो विधि के अंतर्गत जिसको निर्गत किया जाता है, जिस मूल्य राशि को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैधानिक मुद्रा। हो चुका है कि नहीं हुआ है? और हमारे भारत में वैधानिक मुद्रा जो विधि के अंतर्गत आता है, ये कौन सी संस्था इसको मतलब विधि बनाती है इस पर? आरबीआई ना। आरबीआई। वैकल्पिक मुद्रा में क्या रहेगा कि इसको सबको एक्सेप्ट करना जरूरी है कि कोई इसमें डिनाई भी कर सकते हैं, कोई अस्वीकार। हाँ, अगर चेक होगा तो मेरे को मान के चलो, मेरे पास में बैंक वैंक है नहीं, और कोई मेरे को चेक पकड़ा देगा तो जाहिर सी बात है मैं मना करूंगा। आपको कैसी दे दीजिए, अगर मैं दुकान चला रहा हूँ और कोई सुदूर गांव एरिया में है, तो वहां कोई चेक एक्सेप्ट करता है क्या? इवन वहां तो ऑनलाइन भी नहीं होता है। तो किस ये क्या हुआ? एक वैकल्पिक मुद्रा उसमें आएगा। चेक हुआ, डीडी हुआ। विश्वास मुद्रा किसी संगठन का या कोई इंस्टीट्यूट का जो विश्वास के आधार पर जो मुद्रा जारी किया जाता है, जैसे कि कोई भी बैंक, कोई भी नोट जो हम लोग देखते हैं उस पर हम लोग क्या लिखा हुआ है यहाँ देखते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक लिखा रहता है कि नहीं रहता है? अगर वहां भारतीय रिजर्व बैंक ना रह के चाइना रिजर्व बैंक या फेडरेशन बैंक रहेगा, तो क्या हम लोग उसको भारत में एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। तो ये होगा। या फिर भारत का ही हो, वहां पे भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा अगर बोल दिया कि वित्त मंत्रालय, तो क्या हम लोग इसको भी मानेंगे? नहीं मानेंगे। हम लोग का विश्वास किसमें? सिर्फ और सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक, जो हम लोग का कानूनी वैधानिक है। पूर्णकाय, अगर कोई 100 ग्राम का कॉइन है, 100 ग्राम का अगर कोई चांदी है और उसका अगर 50,000 मान के चलिए वैल्यू है, तो इस टोकन, इस कॉइन पे भी कितना लिखा रहेगा? कितना का होगा ये? 50,000 का। मान के चलिए 20 रुपया का मुद्रा है, कितना का है? 20 रुपया, जबकि इसका जो मटेरियल जो बना है मात्र 5 रुपया में। तो ऐसी चीज जिसका जो रियल वैल्यू कम है और जो मानक है वो ज्यादा है, तो उस टाइप से मुद्रा का हम लोग सांकेतिक मुद्रा के रूप में जानते हैं। फिएट मुद्रा उसको कहेंगे जिसको अगर कोई अस्वीकार करे तो उसके प्रति हम लोग एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। उसको हम लोग कौन सी मुद्रा कहते हैं? फिएट मुद्रा। अभी ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है, ये दो हम लोग का कल नहीं हुआ था, यही दो बचा हुआ है ना। हॉट मनी, हॉट का मतलब होता है
ये ऐसी मुद्रा जो मार्केट में ज्यादा देर तक नहीं रहता है, मतलब बहुत कम टाइम के लिए आता है। आप लोग स्टॉक मार्केट नाम सुने होंगे, सुने हैं ना? स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ भारत के लोग ही इन्वेस्ट करते हैं या विदेशी लोग भी इन्वेस्ट करते हैं? इसको FII कहा जाता है, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट। साइड में लिखना है तो लिख लीजिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना, इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट, FII का फुल फॉर्म फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट। जैसे FDI होता है ना, उसी टाइप से एक होता है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट, और FDI का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जो हमारे शेयर मार्केट में जो हम लोग के साथ साथ फॉरेनर जो है वो लोग भी इसमें अपना बिड लगा सकते हैं। तो जो वो लोग का जो कोई वहाँ के व्यक्तिगत, तो वहाँ का व्यक्ति डायरेक्ट ये नहीं कर सकते हमारे स्टॉक मार्केट में। जो भी दूसरा व्यक्ति होगा वो पैसा किसको देगा? FII, और FII फिर हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। तो जब इसको बेनिफिट ज्यादा होगा तो तुरंत निकल के भागेगा कि नहीं भागेगा? हाँ, और या फिर ज्यादा नुकसान अचानक होगा तो हो सके वो भी थोड़ा रिस्क लेगा और उसके बाद निकल जाएगा। तो इस टाइप से बहुत कम टाइम के लिए जो भारतीय मार्केट में जिस मुद्रा का चलन होता है उसी का हम लोग हॉट मनी कहते हैं। समझ में आया इतना दूर? हो गया ना? अब आइए नियर मनी, पैसे के करीब आइए, नियर मनी। इसके मतलब क्या रही? जो मुद्रा है उसके समीप हो। तो मान के चलिए किसी को मेरे को 1000 पैसा देना है, इनकेस अभी उसका अकाउंट काम नहीं चल रहा है या फिर ATM भी काम नहीं चल रहा है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? 1000 का चेक जारी करके अभी तत्काल में काम करा सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ, तो जो मतलब पैसा जो मुद्रा है, रियल कैश अमाउंट है, उसके जो सबसे करीब हो गई है, जो सबसे नजदीकी, जिसके थ्रू काम कराया जा सकता है या काम को पूर्ण किया जा सकता है, उसका हम लोग क्या बोलेंगे? नियर मनी। मतलब जो बहुत ही तरलता होगा, तरलता में क्या होगा? बहुत सामने होगा। अगर मान के चलिए 1000 के बदले यहाँ चेक ना देकर अगर यहाँ 1000 अमाउंट का जितना भी होगा जमीन दे दिया या फिर कोई पशु या जानवर दे दिया, तो वो थोड़ा ज्यादा दिक्कत होगा ना उसको कन्वर्ट करने में, होगा कि नहीं होगा? जबकि चेक है उसको बैंक में जाइए तो वहां से आपको मिल जाएगा। और अगर मान के चले अगर नहीं मिल रहे तो उनका जो कस्टमर है उसको भी चेक देके ये काम करवा सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, तो इतना सब ये सब क्या है? मुद्रा के प्रकार। सब आप लोग देख लिए होंगे यहां तक। हो गया ना? लिख लिया ना? दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है कि नहीं? मिटा दें आप? नेक्स्ट लिखिए आप मुद्रा का प्रकार। अच्छा आप यहाँ पे है, कल क्या बताया था? M0, M1, M2, M3 इस टाइप से ना। तो एक इकोनॉमिक्स का टर्म है, उसमें जो मार्केट में कितना पैसा या कितना वैल्यू है इसको समझने के लिए एक फॉर्मेट तैयार किया गया है। तो उसी के आधार पर लिखा जाता है M1। सबसे पहले होता है M1, M1 कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस ऑर्डर डिपॉजिट, ये फॉर्मूला है। M1 इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। बता दे रहा हूँ सर,
लिख लिया ना। सी का मतलब कैश, डीडी का मतलब डिमांड डिपॉजिट, और डी का मतलब होता है और उधर मतलब बाकी और भी जो डिपॉजिट होगा, ये सब है। कैश मतलब जो हमारे पास, आपके पास जो कैश में है। डिमांड डिपॉजिट कहाँ पे होगा? ये डिमांड डिपॉजिट बैंक में होता है। तो बैंक में हम लोग जितना भी रखते हैं, हम लोग जमा कर दे रहे हैं। हम लोग का डिमांड जैसे हुआ तो एटीएम से निकाल लेते हैं या फिर अकाउंट से निकालते हैं कि नहीं। तो हम लोग के डिमांड के अनुरूप वहां रहता है, इसलिए उसको डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। और अदर डिपॉजिट में आपका आ जाएगा बाकी और भी जो संस्थाएं हैं जहां डिपॉजिट किया जाता है। तो ये है हम लोग का M1। M2 लिखिए आप। M2 इक्वल टू M1 प्लस डाकघर में बजट जमा। डाकघर में बचत जमा। डाकघर में भी सेविंग रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है? अभी बैंक तो हर जगह हुआ। बैंक के आने से पहले भारत में क्या था? डाक व्यवस्था था। तो डाक व्यवस्था क्या है? हर जगह है। तो पहले डाक मतलब पोस्ट ऑफिस में भी पैसा जमा रखते थे पहले के आदमी, अभी भी रखा जाता है। तो बैंक के पहले डाक में ही होता था। तो M1 प्लस डाकघर में बजट जमा क्या होता है? ये M2। और M1 इक्वल टू क्या होगा? कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। ये है हम लोग का M1। समझ में आया? ये दोनों को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। ऐसे स्पेलिंग होता है ना, संकीर्ण संकीर्ण। अब हुआ संकीर्ण मुद्रा मतलब नैरो मनी। किसको कहा जाता है? M1 और M2 को। नैरो का क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी बहुत पैसा बचा हुआ है मार्केट में। यहाँ कुछ ही चीज जो हम लोग का डेली लाइफ में जो ज्यादा यूज होता है वो हम लोग किस में रखते हैं? M1 और M2 में। समझ में आया? M3 लिखे है ना? लिखना है कि नहीं लिखना है? M1 प्लस बैंकिंग में या बैंक में समय जमा। समय जमा को क्या बोला जाता है? एक मिनट। समय जमा ही बोला जाता है। टाइम डिपॉजिट हो जाएगा ये। टाइम डिपॉजिट मतलब कौन सा आएगा बताइए तो? जो फिक्स किया हुआ रहता है 5 साल 10 साल के लिए, तो किस में आएगा? समय जमा में। या फिर इसमें आप जो फिक्स किया रहता है या फिर जो SIP में दिया जाता है कि हर महीने या हर 6 महीने में, तो किस में आएगा? टाइम डिपॉजिट में। फिक्स्ड प्लस SIP। तो M1 प्लस बैंकों में समय जमा, ये इसका बराबर क्या होता है? M1 प्लस बैंकों में समय समय जमा इक्वल टू क्या होगा? समय जमा इक्वल टू M3 होगा। यहाँ बैंकों में सिर्फ डिमांड डिपॉजिट हो रहा है। M2 में बैंकों में बचत जमा हो रहा है। M3 में M1 प्लस बैंकों में समय जमा। तो M3 में क्या डाकघर में बचत जमा है कि नहीं है? M3 में
है कि नहीं? अरे नहीं है, इतना सोच कह रहे हैं आप लोग? ये तो M2 में है ना, ये वाला M1 में थोड़ी ना है। तो और इसमें क्या बोल रहा है, M1 से M1 प्लस बैंक में समय जमा। अब आइए M4। लिख लिया ना? इसको लिखिए M3 यहाँ प्लस डाकघर के पास समस्त जमा, जो भी मतलब वहां पे रहता है, समस्त जमा और डिपॉजिट। लिख लिए? अब देखिए हम लोग यहाँ तो समझते हैं कॉन्सेप्ट। M1 में क्या है, सिर्फ जो हम लोग के आसपास जो है कैश हमारे पास है, डिमांड डिपॉजिट भी हम ही लोग के पास है, हम ही लोग के हाथ में, और अदर डिपॉजिट जो भी है। M2 में क्या है, M1 मतलब ये तीनों है, कैश, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, प्लस डाकघर में जो बचत जमा होगा, मतलब डाकघर में जो हम लोग सेविंग्स रखते हैं। ये दोनों क्या है, संकीर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पूरी तरीके से जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो मुद्राएं हैं उसकी जानकारी हमें M1 और M2 से नहीं पता चल रहा है, इसलिए इसको नैरो कहा जाता है या फिर संकीर्ण कहा जाता है। समझ में आया? M3 में क्या है, M1 में जो है इतना तो पूरा ले ही लिया, साथ ही बैंकों में जो टाइम डिपॉजिट है, तो अगर जैसे बैंकों में टाइम डिपॉजिट हो गया तो बैंक में इसके पहले M1 में क्या है, डिमांड डिपॉजिट है और अब टाइम डिपॉजिट। तो बैंकों में जितनी भी प्रकार के डिपॉजिट है, कौन सा हम लोग को देखने को मिल रहा है, M3 में मिल रहा है कि नहीं? बैंकों का दोनों डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट यहाँ है M1 में, और बैंकों में समय जमा टाइम डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट जो M1 में मिल रहा है हम लोग को, और यहाँ पे समय जमा, इस तरह से बैंकों का दोनों जमा हम लोग M3 में देखने को मिल रहा है कि नहीं? तो मतलब बैंकों में किसी भी प्रकार का जो डिपॉजिट होगा वो हम लोग किसमें, M3 में मिल जाएगा। इसलिए थोड़ा उससे बृहद हो गया, लेकिन अभी भी यहाँ डाकघर में सिर्फ जो बचत जमा है उसी को हम लोग यहाँ ऐड करें। अभी डाकघर में और भी जितनी सारी जमाएं होंगे वो यहाँ शामिल नहीं है। तो किसमें शामिल है वो, M4 में, डाकघर के पास समस्त जमाएं। अब डाकघर के पास समस्त जमाएं हुआ, और उसके बाद M3 में क्या हुआ, M1 प्लस बैंकों। तो अगर M4 में अगर देखा जाए तो M4 में हम लोग का डाकघर के पास बचत जमा है कि नहीं, देखिए तो इसमें पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग है वो है कि नहीं, M4 में है कि नहीं? कैसे है, M4 में कैसे है ये सेविंग वाला, ये पॉइंट में है, और ये किस में, M2 में है। M2 M4 में कहीं आ रहा है? समस्त जमा होगा, लेकिन अच्छा हाँ, हाँ समस्त जमा में वो भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना? मतलब जितनी प्रकार की जमाएं हैं सब इसमें डाकघर में आ ही गया। तो डाकघर का जितनी जमाएं हैं, और M3 में दोनों आए, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। तो बैंक का भी क्या हुआ, दोनों आ गया इसमें, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। तो मार्केट में तो इतना ही हम लोग पास चलता है ना, हाँ कि नहीं? इसमें अदर डिपॉजिट में जैसे कि कोई बैंक है, तो बैंक अपना कैश रिजर्व रेशियो कहाँ रखता है, CRR, RBI। तो ये जो RBI के पास रखेगा तो ये किस में आएगा हम लोग का, अदर डिपॉजिट में।
तो इस टाइप से अगर हम लोग देखें, जैसे जैसे हम लोग M1 से M4 तक गए, हम लोग का क्या होगा कि जो मुद्रा की जो वेराइटी है, जो अलग अलग जगह हम लोग रखते हैं, सब एक एक करके सामने आ जाता है। तो फाइनली M4 में डाकघर के समस्त जमा आ रहा है, बैंकों का समस्त जमा आ रहा है, साथ ही साथ बैंक जो RBI को रखने देता है वो भी हम लोग का M4 में आ रहा है। तो लगभग भारत में जितनी पैसा जहां पे भी है वो किसमें हम लोग का ये हो जा रहा है, M4 में और M3 में भी। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्तृत मुद्रा। विस्तृत मुद्रा किसको कहते हैं, M3 और M4 को। समझ में आया कि नहीं? कहीं कुछ डाउट? मिटा दें। अब इसमें और एक चीज समझ लेते हैं, ये नीचे कहां तक आ रहा है, पूरा नीचे दिख रहा है? ठीक ठीक, चलिए आइए। प्रकार और इसमें तरलता। तरलता किसको कहते हैं, जो संपत्ति चाहे पैसा हो या कुछ भी संपत्ति जितना अधिक हो, मतलब कन्वर्ट होगा अपने कामों में। जैसे पैसा है तो उसको तुरंत लेन देन में ला सकते हैं, जमीन है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, अगर सोना चांदी होगा तो अभी तुरंत लेन देन में करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उसी का हम लोग तरलता बोलते हैं ना, कि कितना मुद्रा की प्रवाह कितना है, उसी को तरलता कहते हैं ना। बताए थे ना इकोनॉमिक्स में? अरे हाँ कि नहीं? M1 में देखिए, केस को तुरंत हम लोग लेन देन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट है, तुरंत ATM घुसाओ पैसा निकलो, होता है कि नहीं होता है? ये भी हो गया। ये चूंकि RBI क्या है, वो बैंक अपना देखेगा, बाकी दोनों तुरंत एकदम आपके हाथ से लेन देन होता है कि नहीं होता है, इसके लिए कुछ सोचना पड़ता है कि नहीं? नहीं सोचना पड़ता है, तो इसलिए इसको 4 मार्क्स दे दिए। इसका तरलता मतलब ठीक है। M2 में जाइए। M2 मतलब M1 का सब है, लेकिन डाकघर में बचत जमा। अभी हम लोग बच्चों में क्या ज्यादा सुनते हैं, बैंकिंग में सेविंग ज्यादा करते हैं या डाकघर में? बैंक में। तो इससे क्या होगा, थोड़ा तरलता में अब यहाँ कमी आएगा, क्योंकि अब जनरली कोई अगर बैंक पोस्ट में अगर सेविंग रख रहा है तो एजे उसको यूज नहीं करने के लिए ही रखा जाता है। कोई भी अगर डाकघर में रखते हैं पैसा तो उसमें, हालांकि अभी ATM दिया जा रहा है वहां डाकघर में भी, लेकिन उसको एजे उसको फिक्स टाइप से ही रखते हैं, वहां से कोई उतना निकालते नहीं है कि नहीं? तो इसलिए इसको थोड़ा इसका रेटिंग कम कर दीजिए हम लोग। 3 हो गया। अब M3 में जाइए। क्या है, समय जमा। क्या ये आपके कहने पे आप यहाँ से निकाल निकाल सकते हैं फिक्स डिपॉजिट को? निकालिएगा, लेकिन उसमें पेनाल्टी लगता है, पता है ना? तो इससे क्या होगा, तरलता में फिर थोड़ा दिक्कत होगा कि नहीं होगा। मेरे को इमरजेंसी चाहिए और मेरे पास पैसा है नहीं, और जो पैसा है वो फिक्स किया हुआ है, तो तुरंत तो निकलेगा नहीं। तो इसलिए जहां तरलता में, मतलब तुरंत जैसे अपनी पैसा का लेन देन नहीं कर पा रहे हैं, तो तरलता में कमी हो रहा है। तरलता उतना अधिक, जितना अधिक उसकी एक दूसरे से मतलब संचालन होगा, जितना गतिशील होगा, उसकी तरलता उतनी अधिक होती है। तो M3 में जो हम लोग फिक्स डिपॉजिट किए हैं, क्या उसको तुरंत हम लोग निकाल सकते हैं क्या? और अगर बाई चांस निकाल भी लेते, अगर पहुंच है, तो क्या उसकी उतना ही वैल्यू में निकलेगा या कुछ उसमें पेनाल्टी लगेगा? पेनाल्टी मतलब इसमें तरलता की कमी हो रहा है M3 में। M4 जाइए। M4 में क्या है, डाकघर में जितना पैसा है वो भी है आपका, आप एजे उसको थोड़ा उतना जल्दी निकलता नहीं, साथ ही साथ बैंक का टाइम डिपॉजिट भी है, ये भी इतना जल्दी निकलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पेनाल्टी लगता नहीं, तो इसलिए यहाँ तरलता और कम हो जाएगा।
तो सबसे ज्यादा तरलता किसमें हम लोग को देखने को मिल रही है, किस प्रकार की मुद्रा में? किसमें सबसे ज्यादा तरलता देखने को मिल रही है? M1 में। समझ में आ गया? इसमें पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसकी तरलता सर्वाधिक है। ऑप्शन देगा M1, M2, M3 या M4। तो क्या होगा? M1। फिर देगा कि निम्नलिखित में से किसका सबसे कम तरलता होता है। तो कम तरलता किस में होगा? M4। ये इस टाइप से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन होगा कि M3 दिया रहेगा और उसमें इसमें जो है ना सब तीनों चारों दिया रहेगा और उसमें कौन सा सही सुमेलन है M3 के लिए। या फिर सबको M1, M2, M3, M4 और इसको आगे पीछे अरेंज करके देगा कि इनमें से कौन सा गलत कथन है या कौन सा सही कथन है, मतलब कौन सा सही मिलान या गलत मिलान है। ये आपका रेलवे भी अगर पूछेगा तो एनटीपीसी का जो टायर 2 होगा उसमें पूछेगा। टायर 1 में के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। और एसएससी भी अगर होगा तो उसमें सीबीटी नहीं क्या होता है 2, 3 उसमें आ जाएगा। तो मतलब थोड़ा कॉन्सेप्चुअली है ये चीज। और दूसरा पूछा जाता है संकीर्ण मुद्रा कौन कौन सा है, तो M1 और M2। विस्तृत मुद्रा कौन सा है, M3 और M4। यही सब क्वेश्चन पूछता है। M2 इक्वल टू M1 प्लस, इसमें देखिए क्वेश्चन आप लोग फंसाएगा। M3 इक्वल टू क्या देगा, M1 प्लस बैंकों में समय जमा, ठीक, एक ऑप्शन। दूसरा देखिए M2 प्लस बैंकों में समय जमा। तो अगर दिमाग अगर सही से नहीं लगाइएगा और अगर आप लोग का दिमाग कंफ्यूजन है और जल्दीबाजी है तो आप लोग को लगेगा यहाँ M3 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ M2 होना चाहिए। दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, तो ये सबसे बच के रहना है क्योंकि M2 के बाद M1 आ रहा है यहाँ पे, M4 के बाद M3 भी आ रहा है और सही सुमेलित करने देगा तो भी आप लोग को लगेगा सही होगा M3 के बाद M2। तो ये सब थोड़ा कंफर्म कर लेना है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन कैसे बनेगा? अब लिखिए आरक्षित मुद्रा हेडिंग। ये सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी वाला है। आरक्षित मुद्रा, आरक्षित मतलब रिजर्व, तो रिजर्व मनी नेक्स्ट टॉपिक है। लिख लिया? आरक्षित मुद्रा या फिर मौद्रिक आधार या उच्च मुद्रा, उच्च शक्ति मुद्रा। उच्च शक्ति मुद्रा, आरक्षित मुद्रा और इसको M0 बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? M0। M1, M2, M3 हम लोग देख चुके हैं। अभी क्या है? M4। उच्च शक्ति मुद्रा लिखिए, आरक्षित मुद्रा। अभी जो हम लोग M1, M2, M3 या M4 देखे उसमें आरबीआई का अपना जो उनका अमाउंट है, वर्तमान में अभी आरबीआई अपने पास कितना न्यूनतम आरक्षित पैसा रखते हैं। अभी अगर आरबीआई हम लोग को अगर नोट जारी कर रहे हैं तो ऐसे ही जारी कर रहे हैं या उसके आधार पर कुछ वहां रखना भी होता है उसको अपने पास? हाँ, तो जो सिक्योरिटी है उसी के आधार पर वो नोट जारी करते हैं। ऐसा नहीं कि वो नोट जारी करते रहे। तो अभी कितना है? 200 करोड़। हाँ, कितना हो बाकी? 85। तो ये वाला जो 200 करोड़ कहीं हम लोग M1 से लेकर M4 में कहीं जिक्र किए हैं क्या? नहीं किए हैं। तो मतलब ये आरबीआई का पैसा हम लोग वहां काउंट नहीं किए। सरकार दूसरे देशों को जो या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट को अगर पैसा दे रही है उसके बदले अपना इंटरेस्ट भी तो लेती है कि नहीं लेती है? या फिर सरकार का फंड अपना जो है उसको भी हम लोग कहीं M से M1, M2, M3, M4 में रखे थे क्या?
नहीं रखे थे? रखे थे क्या? तो आरबीआई प्लस सरकार प्लस जनता। जनता का मतलब जो हमारे पास था, और हमारे पास कौन कौन सा था? M1, M2, M3 और M4। तो ये तीनों पैसा, तीनों का पैसा जब मिलाया जाता है तो उसको बोला जाता है उच्च शक्ति मुद्रा। क्या बोला जाता है? उच्च शक्ति मुद्रा। तो मतलब है जनता का पैसा प्लस आरबीआई का अपना प्लस गवर्नमेंट, ये तीनों का पैसा आपस में मिलता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? उच्च शक्ति मुद्रा या आरक्षित मुद्रा। तो अगर कहीं पूछा जाएगा कि ये जनता का पैसा है, जैसे कोई मूवी में आप लोग देखे होंगे कि जो सैलरी वगैरह अधिकारियों को दिया जाता है या जो भी स्कीम लाई जाती है, उसमें क्या कहा जाता है कि वो सरकार की पैसा है या जनता की पैसा कहा जाता है उसमें? जनता का पैसा। तो जनता का पैसा का मतलब वही है कि वो ना तो आरबीआई का पैसा है ना ही गवर्नमेंट का है, बल्कि अपना आम आदमी, या तो हम लोग बैंक में जमा करेंगे, चाहे ऐसे डिमांड टाइम सॉरी डिमांड डिपॉजिट के रूप में, या टाइम डिपॉजिट के रूप में, या फिर डाक में। मतलब जो भी हम लोग आम आदमी जो रखते हैं उसी पैसा का हम लोग यूज करते हैं अधिकारियों की सैलरी वगैरह देने के लिए, या फिर कोई स्कीम है उसको लागू करने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए। समझ में आ गया कि जनता का पैसा का मतलब होता है सिर्फ हम लोग का है, उसमें गवर्नमेंट का पैसा शामिल नहीं होता है। समझ में आया ना? तो M4 समझ, M0 समझ में आ गया? समझे कि नहीं समझे? आरबीआई, सरकार और जनता, जब तीनों की पैसा, मतलब ये क्या पूरी तरीके से भारत का पैसा हो गया। M4 में था सिर्फ भारत में वो पैसा जो भारत के जनता या नागरिकों का है, वो M4 हुआ। और M0 हुआ, इसमें पूरे भारत की पैसा है, इसमें सरकार की भी है, आरबीआई की और जनता की भी है। अब आइए मुद्रा गुणांक। मुद्रा गुणांक, इसको इंग्लिश में कहेंगे तो मनी मल्टीप्लाई या मल्टीप्लेयर। इसको मुद्रा गुणांक, तो इसका इक्वल टू होता है M3/M0। क्या होता है इसका फॉर्मूला? M3/M0। और अगर इसको फिर से अगर देखा जाए तो M3 को हम लोग किस मुद्रा के रूप में जानते हैं? M3 को विस्तृत मुद्रा, और M4 को हम लोग क्या, M0 क्या बोलते हैं हम लोग? आरक्षित मुद्रा। यहां तक कहीं किसी को डाउट? मिटा दे ना। चलिए महंगाई में आते हैं। मुद्रास्फीति हेडिंग। क्या लिखना बोले? इसका इंग्लिश क्या होगा? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है बताइए आप लोग?
जब किसी वस्तु का, हाँ, अगर मान के चले अभी पूजा का सीजन है और गेंदा फूल का या जो भी है, जो भी पूजा सामग्री है, उसका दाम बढ़ गया तो उसको हम लोग महंगाई नहीं कहते हैं। कम से कम 2 से 3 महीना वो महंगाई चलते रहना चाहिए अपने सामान्य दर से, सामान्य दर से ऊंचा होना चाहिए। कितने दिन? कम से कम 2 से 3 महीना, तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे? मुद्रास्फीति। अगर अचानक क्या बोलते हैं, छठ पूजा आ रहा है और छठ पूजा में अगर किसका दाम, उसमें खीरा का दाम होता है, नहीं, कर्मा पूजा आ रहा है और कर्मा पूजा में अचानक खीरा का दाम बढ़ गया, या फिर आपका छठ पूजा हुआ और उसमें लौकी का दाम बढ़ गया अचानक 1-2 दिन के लिए, तो ये महंगाई नहीं है। महंगाई के लिए कम से कम 2 से 3 महीना कंटिन्यूसली उनकी दाम उच्च होनी चाहिए सामान्य स्तर से। ये हम लोग सामान्य कॉन्सेप्ट है। अगर किन्स के हिसाब से समझा जाए, किन्स कहते हैं जो इकोनॉमिस्ट है, वो बोलते हैं कि अगर जो हम लोग का महंगाई है, ये मुद्रा का, मुद्रा की आपूर्ति, आपूर्ति पर ये डिपेंड करेगा। अगर मुद्रा की ज्यादा मात्रा, मनी ज्यादा मार्केट में गया तो क्या होगा? ये हम लोग का मुद्रा स्फीति। मार्केट में ज्यादा पैसा होगा तभी तो हम लोग का महंगाई होगा ना। जब पैसा ही नहीं होगा तो काहे का उतना दाम से खरीदेंगे? सही है कि नहीं? और ये तभी हो जाएगा जब मार्केट में वस्तु या सेवा की आपूर्ति, वस्तु या सेवा का जो आपूर्ति, आपूर्ति और मांग में जब अंतर होगा, माइक बंद कर लीजिएगा, अंतर होगा तो मान के चले आपूर्ति है 80 यूनिट का और इसमें अगर मांग होगा 180। करण, माइक बंद करिएगा। 80 यूनिट का अगर डिमांड है, सॉरी सप्लाई कितना हो रहा है यूनिट से, कंपनी से कितना सप्लाई हो रहा है? 80 यूनिट, जबकि डिमांड माइक बंद कर लीजिए करण। माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद करिए, माइक। तो अगर यूनिट 80 यूनिट सप्लाई हो रहे और चाहने वाले 180 है, तो जाहिर सी बात है जिसका पैसा है उसका अगर एक का दाम अगर 100 रुपया है तो वो क्या करेगा? 110 में भी हो लेकिन वो लेगा क्योंकि उनकी जरूरत है। समझ में आ रहा है ना? तो इसी स्थिति में क्या होता है, हम लोग की महंगाई की उत्पत्ति होती है। समझ में आया? ये कौन बोल रहा है? किंग साहब। अब सामान्य अवधारणा की बात किया जाए तो वही है कि पैसा अगर मार्केट में ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, हम लोग का मुद्रास्फीति देखने को मिलेगा। तो आगे मुद्रास्फीति का प्रकार एक बार देख लेते हैं। इसका कारण एक बार देख लीजिए आप लोग। क्या बोला कि अगर सप्लाई ज्यादा होगा या कम होगा मुद्रास्फीति के लिए?
सप्लाई ज्यादा होगा या कम होगा? हाँ, सप्लाई कम होगा। गुड। आपूर्ति कम होना चाहिए और डिमांड मांग ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में हम लोग को क्या देखने को मिलता है? मुद्रास्फीति। आपूर्ति मतलब सप्लाई कम है, इसको थोड़ा बाद में देखते हैं हम लोग। मांग ज्यादा होने के कारण क्या होगा? जनसंख्या ज्यादा होगी तो क्या मांग ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा। क्रय शक्ति अगर ज्यादा होगा, खरीदने की शक्ति अगर ज्यादा होगा तो भी मांग क्या होगा? ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं? मान के चलो अभी दुर्गा पूजा का बोनस आता है, टाटा स्टील में बोनस सबसे ज्यादा मिलता है, तो बोनस आएगा तो भी पूरा साल भर में क्या क्या बड़े बड़े चीजें लेनी होती है, टाटा स्टील वाले क्या करता है, एक लिस्ट बना के रखते हैं और सोचते हैं जब भी बोनस आएगा उस टाइम हम लोग खरीदेंगे। तो बोनस से भी होगा। अगर किसी का इनकम का सोर्स या आय का स्रोत में वृद्धि होता है तो अभी उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार ज्यादा होगा तो उनको फिर सोचना ही नहीं है, जो मन करेगा ले लेगा। कुछ कम दाम में भी बार्गेन करके मिल सकता था लेकिन वो ज्यादा दाम में ले लेगा, क्योंकि उनको थोड़ी ना उस पैसे का वैल्यू पता चल रहा है जो ब्लैक रूप में आ रहा है। तो क्या भ्रष्टाचार ज्यादा होगा तो मांग भी ज्यादा होगी, है कि नहीं? नहीं बोलते कि कोई ऑफिसर है उसका उतना सैलरी नहीं है जितना उनके रहन सहन वो सब में देखने को मिलता है, गाड़ी घोड़ा संपत्ति जो भी है। तो भ्रष्टाचार ज्यादा होगा तो मांग ज्यादा होगा। कोई ईमानदारी से काम करने वाला उसको जाहिर सी बात है पैसा कम मिलता है, उसी में उसको सब गुजारा भत्ता करना पड़ता है, तो ज्यादा बाहरी या दिखावटी चीज में ज्यादा खर्च नहीं कर पाता है, तो उसमें क्या होगा? उसका मांग कम रहेगा। तो इस टाइप से होगा। मांग में और वृद्धि कब हो सकता है बताइए? और कुछ लग रहा है पॉइंट है तो बताइए आप लोग। सब्सिडी। सब्सिडी अगर कोई सरकार दे रही किसी चीजों में, तो अगर सब्सिडी दे रही तो मतलब कुछ पैसा बच रहा है कि नहीं? तो उस जो कुछ पैसा बचेगा उससे वो हो सके दूसरा ले ले, या फिर उसी सब्सिडी के तहत उससे फिर वो ज्यादा मात्रा में वो अमाउंट ले ले। जैसे कि उर्वरक में सब्सिडी मिलता है, यहाँ मान के चलिए पहले 100 केजी में एक खेत होता था, अब उसमें चूंकि सब्सिडी मिल रहा है तो हो सके वो 125 केजी अब ले लेंगे, या फिर जो पैसा बचेगा उसका कहीं और यूज किया जाएगा। तो होगा कि नहीं? सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय मतलब जो भी सरकार की ओर से स्कीम आ रहा है, जैसे कि अगर मान के चलिए महिला लोगों को झारखंड में जो मिल रही है, कौन सी मैया सम्मान योजना, उसके तहत जो अगर 2,000 रुपया 2,500 रुपया आ रहा है, पहले पहले जो जरूरी होता था उसी को उसी पर खर्च किया जाता था। अब पैसा हर महीने में 2,500 आ रहा है तो उसको क्या होगा? उसमें कुछ वो लोग लेंगे तो उससे क्या उसकी मांग में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? हाँ, तो ये सब मांग में वृद्धि के कारण है। आपूर्ति के कारण, आपूर्ति घटने के कारण क्या हो सकता है बताइए? दिमाग लगे थोड़ा। कम उत्पादन, और सबसे पहली बात तो इसमें अगर उत्पादन कम हुआ, और उत्पादन कम कब होगा? जब कच्चे माल महंगाई हो,
कच्चे माल अगर महंगा होगा तभी तो उसमें उत्पादन कमी होगा ना। कोई पहले कंपनी जिसका रॉ मटेरियल 100 रुपया केजी हो गया था, अभी अगर वो 150 या 200 रुपया पर केजी होगा तो उसने कच्चे माल में कटौती करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे तो उससे क्या होगा, उत्पादन में कमी होगा। और जब उत्पादन में कमी होगा तो हाँ, मांग जाहिर सी बात है पहले से है तो फिर यहाँ पे डाउन हो जाएगा। कुछ आपात आ जाता है, आपदा आ जाएगा तो हाँ, कोरोना के टाइम आपदा हुआ, सब यूनिट बंद हो गया। तो जब फैक्ट्री वगैरह बंद हो गया, लोग उसमें जाना जाना नहीं कर पाएंगे, उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो जब उत्पादन नहीं होगा तो आपूर्ति कम होगी, आपूर्ति कम होगी और पहले से डिमांड ज्यादा था तो महंगाई में वृद्धि देखने को मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? अगर अप्रत्यक्ष कर बढ़ा दिया गया, अप्रत्यक्ष कर बढ़ा दिएगा तो जो मटेरियल मान के चलिए इसका ये 15 रुपया दाम था पहले, अब इसमें इनडायरेक्ट टैक्स इतना लगा दिया कि ये 25 रुपया हो जाएगा। तो लोग इसको क्या बढ़ाएंगे या फिर वो पहले जैसे चौक डस्टर में आ जाएंगे? थोड़ा तो पहले ज्यादा यूज होता था, अब कम होगा कि नहीं होगा? तो अप्रत्यक्ष कर, या फिर मान के चले, यहां समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्या बोलते उसको, जो लग्जरी वाला जो सामान है, प्रोडक्ट्स है, पहले मान के चलिए 10% टैक्स लगता था इनडायरेक्ट, अब उसमें 25% कर दिया गया। तो जो पहले यहाँ एक सामान्य व्यक्ति अगर खरीद सकते थे, अब वो 25% एक्स्ट्रा लगेगा तो सामान्य व्यक्ति भी खरीद सकता है। लेकिन जिस प्रवृत्ति में अगर महीने में 1-2 बार खरीद लेता है तो क्या ये महीने में खरीदेगा या 2 या 3 महीने में एक खरीदेगा? क्या हुआ? अरे मान के चलिए कोई ड्रेस है, उसका दाम 1,000 है, वो खरीद लेता है और उसका इतना हैसियत है कि वो चाहे तो हर महीना 1-1 हजार का खरीद सकता है। लेकिन जैसे इसका दाम हो जाएगा 2,000, तो क्या ये 2,000 में प्रत्येक महीना ये खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ रहा है। तो इस चीज से, और ये मार्केट के सेंस में नहीं देखना है इसको, मतलब एक कंपनी जो उत्पादन कर रहा है उसके आधार पर ये देखना है। कच्चा माल के लिए जो लगता है उसका हिसाब से ये बात हो रहा था, थोड़ा ये गलत टाइप से चला गया था मांग के आधार पर। लेकिन एक्चुअली ये क्या है, जो उत्पादन है, उत्पादन वाला केस में कर रहे थे। कोई एक जीन्स बनाने के लिए 1,000 रुपया लगता था, अब अगर वो उस जीन्स को बनाने के लिए 2,000 रुपया लगेगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन में कमी होगा। होगा कि नहीं होगा? जनक समझ में आ रहा है ना? अंजना समझ में आया कि नहीं आया? खाना खाना बैठ गया लग रहा है। नेक्स्ट क्या टॉपिक है हम लोग का? फिलिप्स वक्र, हेडिंग लिखिए, इंपोर्टेंट है। अगर महंगाई बढ़ेगा तो बेरोजगारी कम होगा कि नहीं होगा? लिप्स कैसे होगा, कैसे लिप्स फिलिप्स वक्र लिख लेना हेडिंग। किसके किसके बीच इसका संबंध है? बेरोजगारी और
मुद्रास्फीति कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाएगा कि फिलिप्स वक्र किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है? बेरोजगारी और मुद्रास्फीति। अब इसके बीच क्या संबंध है उसको समझना जरूरी है हम लोग को। तो मान के चलिए ये मार्कर, इसको पहले बनाते थे 10 रुपया में। कितना में? 10 रुपया में। इससे जो ओनर को मिलता था, ये इसमें मान के चलिए 10 रुपया में इसको मार्केट में एमआरपी है। एमआरपी कितना है? 10 रुपया। इसमें जो ओनर को है, जो प्रॉफिट है, मान से ये 6 रुपया इसका प्रति एक ये में यूनिट में मिल रहा है। कितना प्रॉफिट है? 6 रुपया। जब थोड़ा महंगाई होगा, तो महंगाई होने से क्या होता है? कोई भी वस्तु का सामान्य स्तर से उसका दाम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? महंगाई उसी को बोलेंगे। अब एमआरपी जो हुआ, ये मान के चलिए 15 रुपया हुआ। कितना हुआ? 15। और प्रॉफिट जो हो रहा है इसके बाद, अभी इसके पास 8 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। टोटल कितना प्रॉफिट बढ़ना? +2 प्रॉफिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा महंगाई की स्थिति में? अब ये स्थिति अगर जैसे महंगाई में थोड़ा बढ़ा हुआ, ये महंगाई उतना नहीं, थोड़ा सा बढ़ता ही होगा, ठीक ना? महंगाई हल्का बढ़ा तो क्या होगा? प्रॉफिट, लाभ भी थोड़ा ज्यादा हुआ कि नहीं? अब कोई व्यक्ति या कोई कंपनी को लाभ ज्यादा होगा तो चाहेगा ना वो अपना कंपनी का उत्पादन को बढ़ा जाए, बढ़ाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? या फिर दूसरा ब्रांच खोलने का प्लान करेगा कि नहीं करेगा? करेंगे। तो जैसे इसमें और दूसरा इनको यूनिट या प्रोडक्शन को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, या तो यूनिट बढ़ेगा या फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो जब यूनिट या प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो रोजगार में कमी आएगी नहीं आएगी कमी? हाँ, गुड। रोजगार बढ़ेगा। और रोजगार अगर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी में कमी आएगा। और हम लोग का संबंध किस किस के बीच है? फिलिप्स वक्र, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई। अगर महंगाई बढ़ रहा है तो बेरोजगारी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अगर महंगाई यहाँ बढ़ रहा, लाभ बढ़ा, यूनिट या प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब यूनिट या प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार में भी वृद्धि होगी। रोजगार में वृद्धि होगी तो जाहिर सी है बेरोजगारी में कमी आएगी। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि महंगाई बढ़ने पर बेरोजगारी में कमी आती है। बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे? हाँ, तो इसका मतलब यही होगा, मुद्रा स्फीति में अगर वृद्धि हो रही है या 1/, बेरोजगारी बोल सकते हैं ना, मुद्रास्फीति इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेरोजगारी। व्युत्क्रमानुपाती है ना इसका। मुद्रास्फीति व्युत्क्रमानुपाती किसका है? बेरोजगारी का। तो इस टाइप से होगा कि नहीं? अगर ये मान के चलिए मुद्रास्फीति का लाइन है, मुद्रास्फीति यहाँ है, धीरे धीरे जैसे कम आएगा तो ये क्या होगा? इसको बेरोजगारी का रखिए ये वाला। ऐसे ही होगा ना, मुद्रास्फीति ज्यादा है, बेरोजगार कम है। मुद्रास्फीति यहाँ कम हो रहा है, बेरोजगारी क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोग भी तो मैथ पढ़ रहे हैं ना, समझ में आया कि नहीं आया?
और पढ़ना कि रहने देना है आज? हाँ, पढ़ा लें, कोई नहीं, पढ़ लीजिए। लिखिए मुद्रास्फीति के प्रकार, नेक्स्ट हेडिंग। लिख ली हेडिंग? प्रकार, किसकी प्रकार? मुद्रास्फीति की। रेंगती हुई मुद्रास्फीति, पहला प्रकार क्या है? रेंगती हुई मुद्रास्फीति। चलती हुई, ये प्रकार है, ठीक है ना? चलती हुई, दौड़ती हुई, कितना हुआ? रेंगना, चलना, दौड़ना हो गया। उसके बाद क्या है? कूदना, कूदती हुई मुद्रास्फीति, और अंतिम हो गया क्या? उच्च मुद्रास्फीति, उच्च मुद्रास्फीति। तो कितने भाग में डिवाइड किया गया? 2, 4, 5। तो पहला प्रकार रेंगती हुई मुद्रास्फीति जो है, ये बहुत ही कम इसमें महंगाई होता है। आप ये बोल सकते हैं कि 3% से कम इसका महंगाई दर होता है। हम लोग का जो महंगाई दर क्या है? 4 ± 2। मौद्रिक नीति में हम लोग पढ़े थे ना, मुद्रास्फीति का दर क्या है भारत में? ये होना चाहिए, ये टारगेट है। तो 4 में से 2 का घटा रहे तो 2, तो ये है हम लोग का रेंगती हुई मुद्रास्फीति, जहां 3 या 3 से कम हो। समझ में आया? 3 या 3% से कम जहां मुद्रास्फीति होगा उसको रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। और ये विकसित देशों के लिए अच्छा माना जाता है। कौन से देशों के लिए अच्छा माना जाता है? ये विकसित देशों के लिए अच्छा माना जाता है। कौन सा? रेंगती हुई मुद्रास्फीति। ये भी 1 डिजिट में ही रहेगा, लेकिन मतलब 1 डिजिट मतलब कितना? 3 से 9% के बीच होगा। कौन सी? चलती हुई मुद्रास्फीति। हम लोग का टारगेट क्या था? 4 ± 2, तो कौन से कितना? 6 होगा। तो 6 हम लोग का किस कैटेगरी में आएगा? इसमें आएगा। और हम लोग का देश क्या है? विकासशील देश। तो ये होगा विकासशील देश के लिए ये अच्छा है। कौन सा? चलती हुई मुद्रास्फीति। हुआ? दौड़ती हुई मुद्रास्फीति हम लोग का होगा 10 से 20%। 10 से 20%। और ये विकास में बाधा डालना, यहां से बाधा डालना शुरू हो जाएगा यहां से, क्योंकि अभी महंगाई है। एक क्या बोलते, वो एक अपना देश की आर्थिक व्यवस्था को गड्ढा में ढकेलने की जैसा होगा यहाँ पे। क्योंकि अब इतना बड़ा महंगा, इतना ज्यादा महंगाई होगा कि अब विकास के लिए इसमें कुछ मतलब बचेगा नहीं। आप एक आलू चॉप खरीदने जाइएगा, 50 से 60 रुपया लगेगा। इतना महंगाई हो जाएगा। इसमें दौड़ती हुई में, कूदती हुई में और थोड़ा चला जाएगा। ये लगभग 2 अंकों में ही रहेगा। और 2 अंकों में रहेगा मतलब ये 99% तक चल जाएगा। इसमें पूरी तरीके से बाधा बन जाएगा, बाधा हो जाएगा, विकास एकदम रुक जाएगा और हो सके ये विनाश की ओर कागर चला जाएगा। और ये क्या है? आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ पे
अभी कौन सा देश इसमें पूरी तरीके से ये हो गया? श्रीलंका कुछ दिन पहले, ये 2 साल पहले हुआ है ना, महंगाई पूरा ये हो गया। वेनेजुएला, ये सब महंगाई का पूरा अभी उच्च सीमा पर है। वेनेजुएला हुआ, श्रीलंका हुआ, ये सब। तो हम लोग के लिए कौन सी मुद्रास्फीति अच्छा है? विकासशील देश। और अभी जब हम लोग मुद्रास्फीति जो बोले कि उच्च मुद्रास्फीति ज्यादा होगा तो बेरोजगारी दर कम होगी, तो उच्च मुद्रास्फीति में ये वाली की हम लोग बात कर रहे हैं फिलिप्स वक्र में, ना कि उस उच्च मुद्रा स्फीति को बोल रहे हैं। समझे? हाँ। तो आज इतना ही रखते, ठीक ना? इसके बाद हम लोग मुद्रास्फीति का जो मापने का जो प्रक्रिया है, WPI, CPI और PPI, और उसके बाद GDP डिफ्लेटर, उसको कंप्लीट करते हुए फिर मुद्रा चैप्टर हम लोग का समाप्त हो जाए। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। यहाँ तक कुछ डाउट है क्या? मिटा दे ना? ठीक है, कल आइए टाइम पर। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके। बाकी तो आप लोग का डिस्कशन नहीं हो रहा होगा अभी।